गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिस्ट्री में कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। कुषाण जो कि मध्य एशिया में पश्चिमी चीन की यूची जाति से संबंधित है। हूणों के आक्रमण के कारण इन्हें अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ा और वहाँ से ये यूची जाति दो शाखाओं में विभक्त होकर के एक शाखा बैक्ट्रिया की तरफ चली गई और दूसरी ने तिब्बत के पास अपना मुकाम बनाया। यूची जाति की इसी शाखा कुईशांग ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत में अपना राज्य स्थापित किया, जो बाद में कुषाणों के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। कुषाणों के बारे में जानने के लिए हमारे पास तिब्बती बौद्ध स्रोत, संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद और फाहियान व ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथों श्री धर्मपिटक, निदान सूत्र, संयुक्त रत्न पिटक तथा कल्पना मंडिटिका से हम कनिष्क की विजयों और उसके वंशजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों एवं उनके अभिलेखों से भी हम, जो कि हमें कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा, सुई विहार, जेदा, मणिक्याल इत्यादि से मिले हैं, के से हमें कुषाणों की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेनसांग के विवरण भी हमें कनिष्क के इतिहास पर प्रकाश डालने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि भारत में कुषाणों का जो प्रारंभिक इतिहास था किस प्रकार का था। सर्वप्रथम भारतीय सीमा में शासन स्थापित करने वाला पहला कुषाण शासक कुजुल कडफिसेस था। उसकी विजयों की जानकारी हमें चीनी इतिहासकार पानकू के ग्रंथ हाउ हान सू तथा उसके सिक्कों से प्राप्त होती है। उसने पार्थियों पर आक्रमण करके किपिन तथा काबुल पर अधिकार कर लिया था तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासन उसके पास आ गया था। कुजुल के दो प्रकार के सिक्के हमें उपलब्ध होते हैं, जिसमें सिक्कों के मुख्य भाग पर हमें यवन शासक हर्मियस का नाम मिलता है और पृष्ठ भाग पर कुजुल का नाम खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। इन पर उसकी कोई राजकीय उपाधि नहीं है। दूसरे प्रकार के जो कुजुल कडफिसेस के सिक्के हैं, उस पर उसकी राजकीय उपाधियाँ जैसे महाराजस, महातस, कुषण, कुयुल, कफस इत्यादि उत्कीर्ण मिलती है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुजुल कडफिसेस जो है प्रारंभ में यूनानी शासक हर्मियस के अधीन था, उसका सामंत या उसका अधीनस्थ शासक था। कुजुल कडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के ही चलाए। उसके सिक्कों पर हमें धर्मथिदस तथा धर्मथित शब्द उत्कीर्ण मिलते हैं, जिससे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कुजुल का शासन 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके बाद विम कडफिसेस कुषाणों का शासक बनता है। भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसी विम कडफिसेस को माना जाता है। चीनी ग्रंथ हाउ हानसू से ज्ञात होता है कि उसने तियनचू यानी चीनी जो लोग हैं वो भारत को या सिंधु नदी के प्रदेश को तियनचू नाम से पुकारा करते थे कि विजय की तथा अपने सेनापति को वहाँ शासन करने के लिए नियुक्त किया। तियनचू से तात्पर्य सिंधु नदी या उससे सिंचित पंजाब क्षेत्र से लगाया जाता है। विम कडफिसेस के सिक्कों पर हमें उसकी उपाधि सर्वलोकेश्वर एवं माहेश्वर मिलती है। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने ही सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की। इसके सिक्कों पर हमें शिव, नंदी,
एवं त्रिशूल की आकृति व माहेश्वर की उपाधि मिलती है। माहेश्वर और त्रिशूल की आकृतियों से इसका शैव मतानुयायी होना भी हमें ज्ञात होता है। उसके विशुद्ध स्वर्ण सिक्कों से उस समय कुषाण साम्राज्य की समृद्धि एवं संपन्नता की जानकारी भी मिलती है। प्लिनी लिखता है कि उसके समय में भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंध अत्यंत विकसित थे। विम कड़फिसेज का शासन संभवतः 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक माना जाता है। विम कड़फिसेज के बाद कुषाण शासन की बागडोर कनिष्क या कनिष्क प्रथम के हाथों में आई। कनिष्क भारत के कुषाण शासकों में सबसे महान माना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रति उसके कार्यों के कारण बौद्ध अनुसूचियों में उसका नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है और बौद्ध साहित्य में एक प्रकार से कनिष्क काफ़ी एक प्रकार सम्मानित नायक की तरह है। और बौद्ध साहित्य और उसके अभिलेख कनिष्क के इतिहास पर प्रकाश डालने में काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता में करते हैं। कनिष्क का शासन 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है और इसी 78 ईस्वी को शक संवत का प्रारंभ भी माना जाता है। यह एक कंपटीशन एग्जाम में जीके का सवाल भी हो गया कि शक संवत की शुरुआत कब हुई 78 ईस्वी में और किसके राज्यारोहण से इसकी शुरुआत हुई, तो कनिष्क प्रथम। तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि कनिष्क कुषाण था और उसके द्वारा जो संवत प्रारंभ हुआ वो शक संवत क्यों कहलाता है, क्योंकि इस संवत का प्रयोग अधिकांशतः शकों ने किया, इसलिए शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो कनिष्क की जानकारी के लिए हमें रबाता का अभिलेख, जो अफगानिस्तान, सुई विहार लेख, जैदा एवं मणिक्याल के अभिलेख, सारनाथ अभिलेख एवं बौद्ध साहित्य जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क का राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था जिसमें यारकंद, बुखारा, काबुल, कंधार, समरकंद इत्यादि मध्य एशिया के क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। कनिष्क ने खोतान के राजा विजय कीर्ति की मदद से साकेत जीता था। साकेत अयोध्या का नाम है। कनिष्क ने पार्थिया को भी युद्ध में परास्त किया। चीन से भी उसका युद्ध हुआ। प्रारंभ में वे चीन से पराजित हुआ, मगर वैनसांग लिखता है कि कनिष्क ने चीन से अपनी पराजय का बदला ले लिया था। कलण की राजतरंगिणी हमें ये जानकारी देती है कि कश्मीर पर भी कनिष्क का अधिकार था और उसने वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया। तो इस प्रकार हम कनिष्क के साम्राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य मान सकते हैं। कनिष्क और बौद्ध धर्म। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। यह संगीति कश्मीर में कुंडल वन में आयोजित की गई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इस समिति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इस चौथी बौद्ध संगीति की महत्ता इस बात में है कि इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। वैनसांग कहता है कि कनिष्क की संरक्षता और आदेश के अनुसार इस संगीति में 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और इसी संगीति में त्रिपिटक का पुनः संकलन व संस्करण हुआ। इस स्लाइड में मैंने कुषाण साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विद्यमान था उसका नक्शा
मैंने इंसर्ट करने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से हम कुषाणों साम्राज्य को, विशेष तौर से कनिष्क के साम्राज्य को हम जान सकते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि गुजरात का अधिकांश क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वर्तमान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का काफ़ी बड़ा हिस्सा, और मध्य एशिया में हमें बैक्ट्रिया और तिब्बत में पामीर के पठार तक एक प्रकार से कश्मीर के कनिष्क के साम्राज्य प्रसार की हमें जानकारी मिलती है। कनिष्क ने देवपुत्र, शाहानुशाही, साओनसो इत्यादि उपाधियाँ धारण की। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरकप नामक नगर बसाया। उसके सिक्कों पर यूनानी एवं भारतीय देवताओं का अंकन मिलता है, और कनिष्क के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम हमें बुद्ध की आकृति एवं बौद्धो शब्द का अंकन उत्कीर्ण मिलता है। कनिष्क के दरबार में कई साहित्यकार और विद्वान आश्रय पाते थे। प्रसिद्ध वैद्य चरक, जिसने चरक संहिता नाम से शल्य चिकित्सा की पूरी पुस्तक लिखी है, वो कनिष्क का राजवैद्य था। अश्वघोष सौंदरानंद का लेखक था। वसुमित्र, जिसने चौथी वंशगिनती की अध्यक्षता की थी। पाशर्व, मातृचेट, संगरक्ष, नागार्जुन, जो कि शून्यवाद का प्रतिपादक था, इत्यादि कनिष्क के संरक्षण में आश्रय पाते थे। अब हम देखते हैं कनिष्क के बाद कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। कनिष्क के बाद वाशिष्ठ राजा बना। मथुरा एवं सांची के अभिलेख इसके द्वारा उत्कीर्ण करवाए हुए मिलते हैं। 102 से 106 ईस्वी तक इस वाशिष्ठ ने राज्य किया। इसके बाद हुविष्क शासक बनता है, जिसने 106 से 140 ईस्वी तक राज्य किया। हुविष्क के सिक्कों पर हमें सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है, और हुविष्क के शासनकाल में ही कुषाण सत्ता का जो केंद्र है वो पुरुषपुर पेशावर से हट करके मथुरा आ गया था। इसके बाद कनिष्क द्वितीय कुषाणों का शासक बनता है। इसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य यथावत बना रहा। इसने सीजर एवं केसर जैसी यूरोपीय उपाधियाँ रोमन सम्राट जो धारण करते थे वो इसने धारण की। इसके बाद वासुदेव, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय, केदार आदि कुषाण शासक हुए। केदार समुद्रगुप्त का समकालीन था, और समुद्र के हाथों हमें इसके पराजित होने की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। इस प्रकार यह कुषाणों का राजनीतिक इतिहास संक्षिप्त में हमने जाना कि पुजुल कडफिसेस, जो कि यूची जाति की कुषाण शाखा से संबंधित था, ने उत्तर पश्चिमी सीमांत पर अपना राज्य स्थापित किया, और विम कडफिसेस ने पंजाब और सिंधु नदी के क्षेत्र में भारतीय प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित करके भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक वह कहलाया। वह शैव धर्म उसने ग्रहण किया था। और उसके बाद कनिष्क, जो कि कुषाणों का सबसे महान सम्राट था, और इसके बारे में जीके में भी सवाल आते हैं, और विश्वविद्यालय परीक्षा में भी कनिष्क के बारे में छोटा और बड़ा सवाल पूछा जा सकता है। ये हमने जानकारी की। कनिष्क की बौद्ध धर्म के प्रति जो देन है या उसका जो कार्य है, ये विशेष तौर से महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान में रखना है। जय हिंद।